आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट्स विद अमित डियोंडी। आज की कहानी है काला चौक भाग 2। मेरा चेहरा डर से पीला पड़ गया था। अचानक जगमोहन पीछे मुड़ा और मेरा पीला पड़ा चेहरा देखकर भारी आवाज में बोला, क्या हुआ? मैंने डर से कपकपाते हुए जगमोहन को उस पेड़ की ओर इशारा किया। मुझे डरा हुआ देखकर एक बार फिर उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई और वो भारी आवाज में बोला, रुको मत, वो सब बिल्लियां हैं जो उस पेड़ पर रहती हैं। इतना बोलकर वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं चुपचाप उसी के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर के बाद जगमोहन मुझे एक बड़े से कमरे के अंदर ले गया और कमरे की लाइट जला दी। लाइट के नाम पर उस कमरे में सिर्फ 100 वाट का बल्ब लगा था। मेरे सामने एक बड़ा सा बेड रखा हुआ था और उस पर एक मोटा कंबल। बेड देखकर मुझे बुरी तरह से नींद की अंगड़ाइयाँ आने लगी। उस कमरे में खिड़कियाँ भी मौजूद थी जहाँ से वो घना पेड़ दिखाई दे रहा था। खिड़कियाँ उस वक्त खुली थी। फिर जगमोहन ने खिड़कियाँ बंद करके मेरी ओर देखकर कहा, यही है तुम्हारा कमरा। सुबह तुम्हें चाय और नाश्ता मिल जाएगा और रात का खाना भी मिल जाया करेगा। जगमोहन की बात सुनकर मेरे हैरत की इंतहा नहीं रही। मैं सोच में पड़ गया कि कहीं मुझे कुछ गलत तो नहीं बताया गया था, क्योंकि कोई भी इंसान इतने कम किराए में, वो भी बिना एडवांस के, नाश्ता और खाना तो नहीं देता। जगमोहन शायद मेरे चेहरे की स्थिति को भांप गया था। वो मेरी ओर घूर कर देखने लगा। मैंने हकलाते हुए उसकी ओर देखकर कहा, एक बार आप किराए के बारे में भी बता देते तो सही रहता। ठीक है, तुम मुझे 100 रुपया महीना दे देना, बस इतना काफी है। किराया सुनकर तो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया, क्योंकि 1990 में 100 रुपये महीने का किराया भी उतना ज्यादा नहीं था। ये सुनकर मैं खुश हो गया। अनजान शहर में इतने कम किराए में भला इतना अच्छा कमरा मुझे कैसे मिल पाता, और वो भी नाश्ता और रात के खाने के साथ। जगमोहन मेरे चेहरे के एक एक एक्सप्रेशन को बहुत गौर से देख रहा था। कुछ देर बाद उसने मेरी ओर देखकर कहा, मैं चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक बात बता देता हूँ। इस घर में मेरी 2 जवान बेटियां भी रहती हैं, इसीलिए रात के खाने के बाद तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। इतना कहकर जगमोहन वहां से चला गया और मेरे लिए सैकड़ों सवाल छोड़ गया। मैंने अपने मन में आ रहे विचार ये सोचकर झटका दिए कि हो सकता है जिसके घर में 2 जवान बेटियां हों वो एक किराएदार से कुछ ऐसे ही बोलेगा। मैं बिस्तर पर कंबल ओढ़कर लेट गया और लेटते ही मैं नींद के आगोश में कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मेरी नींद दरवाजा खटखटाने से खुली। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। जब मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 7 बज रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने एक सुंदर लड़की चाय की ट्रे लिए खड़ी थी। मैंने झिझकते हुए चाय उठा ली। चाय पीने के बाद मैं फ्रेश होकर ऑफिस निकल गया। मेरा पहला दिन ऑफिस में काफ़ी अच्छा बीता। शाम को मैं काला चौक वापस आ गया। मेरे लिए खाना मेरे कमरे में एक दूसरी लड़की देने आई। खाना खाकर मैं टहलने के लिए बाहर निकलने ही वाला था कि तभी मैंने देखा सुबह वाली लड़की उस घने पेड़ को देखे जा रही थी। मेरे कदमों की आहट सुनकर वो मुझे देखकर मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम रीता है, और तुम्हारा? मेरा नाम आर्यन। तभी उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो मुझे घूरते हुए बोली, तुम्हें पापा ने बताया नहीं कि शाम के वक्त अपने रूम से बाहर मत निकलना? जी बताया था, मैं बस थोड़ी देर के लिए ऐसे ही टहलने के लिए निकला था। ये इलाका जंगल में आता है, कोई जानवर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उसने ये बात बोली ही थी कि तभी पेड़ से एक बड़ी सी बिल्ली मेरे ऊपर बुरी तरह झपटी, और अगर मैं पीछे ना हटता तो मुझे घायल कर चुकी होती। उस बिल्ली की नीली आंखें देखकर मैं अंदर तक कांप गया। मैं बड़ी फुर्ती से तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चला गया, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है जाते हुए जब मैंने रीता को मुड़कर देखा था तो उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी रहस्यमय मुस्कान थी। मुझे अचानक वहां पर अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। कमरे में जाकर मैंने तुरंत खिड़कियां खोल ली।
खिड़की से सामने का नज़ारा साफ साफ दिखाई देता था। मैंने देखा रीता नीचे खड़ी मेरे कमरे की ओर ही घूर रही थी, मगर वो बिल्ली वहां से गायब हो चुकी थी। अगले दिन मैं फिर ऑफिस चला गया और उसके बाद हर दिन यही होता गया। सुबह ऑफिस जाने से पहले मुझे एक लड़की नाश्ता दे जाती और ऑफिस आने के बाद मुझे रीता खाना देकर चली जाती। मुझे वहाँ रहते हुए करीब 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका था। मैंने एक बात बहुत गहराई से नोट की कि इस 1 महीने में मुझे जगमोहन कभी कहीं नहीं दिखाई दिया और ना ही कभी उसकी आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे मुझे उस घर में घुटन सी महसूस होने लगी। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं उस घर में रात का कोई कैदी हूँ। कभी कभी वहाँ की मनहूसियत देखकर मेरा दिल डूबता हुआ सा महसूस होता। कुछ महीनों के बाद मेरी अब उस शहर में अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। सच तो ये था कि मैंने अपने ऑफिस के करीब ही एक अच्छा मकान ढूंढ लिया था और उस रात मैं ये सोचकर काला चौक गया कि आज जगमोहन से हाथ जोड़कर विदाई ले लूँगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। उस शाम मैंने अपने कमरे के अंदर कदम रखा ही था कि मैंने देखा कमरे के अंदर जगमोहन और रीता पहले से ही बैठे हुए थे। शायद वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। इतने महीनों बाद जगमोहन को देखकर मैं बुरी तरह से चौंक गया। मैंने जगमोहन की ओर देखकर कहा, अरे अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं आज आपके बारे में ही पूछने वाला था। जगमोहन ने मेरी बात का बहुत ही अजीब तरीके से जवाब दिया, मैं तो कभी गया ही नहीं था, मैं तो हमेशा इसी घर में रहता हूँ। हाँ अच्छा, ठीक है। वो मैं आपसे ये कहना आया हूँ कि मैंने दूसरा मकान देख लिया, तो कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मेरी इस बात पर जगमोहन और रीता दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। ठीक है, जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। इतना कहकर जगमोहन और रीता उस कमरे से बाहर निकल गए और मैं बेचैनी से बेड पर करवटें बदलता रहा। पता नहीं क्यों उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर अचानक रात के 2 बजे दरवाजे पर हुई दस्तक से मैं चौंक गया, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने फुर्ती से जाकर दरवाजा खोल दिया। लेकिन बाहर सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं था। तभी मेरे कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। आवाज नीचे की ओर से आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदमों से नीचे उतर आया। रात का सन्नाटा फैला हुआ था, चारों तरफ मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी कि तभी अचानक मेरी निगाह उस पेड़ के ऊपर चली गई और ये देखकर मेरी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि उस पेड़ पर असंख्य काले रंग और बेहद लंबे कद की बिल्लियां मौजूद थी। वो मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। तभी उनमें से 2 बिल्लियां कूदकर मेरी ओर बड़ी फुर्ती से झपटी और उन्होंने एक ही झटके में मेरे शरीर का मांस नोच लिया। मेरे हाथों से खून बहने लगा, मगर जैसे ही मेरी नजर बिल्लियों पर पड़ी तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। मैंने देखा वहां पर बिल्लियां नहीं बल्कि रीता और वो सुबह वाली लड़की थी। अचानक पेड़ से सैकड़ों बिल्लियां कूदकर मेरे सामने आ गईं। उन सब की आंखें लाल अंगारों की तरह थी। देखते ही देखते वो सब बिल्लियां भयानक इंसानी रूप में आने लगी और मैं डर और दहशत से चीखने लगा। उन सब के चेहरे ऐसे थे मानो सब मुर्दा घाट से उठकर आई है। तभी वो बिल्ला उस घने पेड़ से उतर कर आया और जगमोहन के रूप में परिवर्तित हो गया। वो मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था और अचानक मेरी आंखों के सामने मेरे परिवार का चेहरा घूमने लगा। मैं बुरी तरह से वहां से दीवार फांदकर बदहवासी की हालत में भागने लगा और उन सभी ने बिल्लियों का रूप ले लिया और मेरे पीछे भागने लगी।
अचानक मुझे जलती हुई लालटेन की रोशनी नजर आई। वो वही कब्रिस्तान था जो मुझे काला चौंकाते हुए दिखा था। मैं बेहद फुर्ती से कब्रिस्तान के अंदर घुस गया और अचानक एक पत्थर से टकराकर मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा एक व्यक्ति मुझे घूर घूर कर देख रहा था। उसने मेरी ओर देखकर कहा, मैं इस कब्रिस्तान में झाड़ू लगाता हूँ, आप मुझे यहाँ बेहोश मिले, कौन है आप? मैंने एक ही सांस में सारी घटना उस व्यक्ति को बताई। मेरी बात सुनकर वो बोला, जिस कब्र पर तुम बैठे हो जरा उसका नाम तो पढ़ो। उसके कहने पर मैंने जैसे ही उस कब्र पर लिखा हुआ नाम पढ़ा तो मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उस पर लिखा था जगमोहन पीटर, और ठीक उसके बगल में एक और कब्र बनी हुई थी जिस पर नाम लिखा था रीटा पीटर। मैंने हैरत से उसकी ओर देखकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब क्या है? इसका मतलब मैं जिस मकान में अब तक किराएदार बन के रह रहा था वो भूतिया मकान था। उस व्यक्ति ने जो मुझे बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने बताया कि जिस जगमोहन के घर पर मैं आया था उस जगमोहन का घर बस स्टैंड से बस थोड़ी दूर पर ही है, और जिस घर में मैं रुका हुआ था वो घर भूतिया है। वर्षों पहले उस घर में जगमोहन और उसकी 2 बेटियां रहा करती थी जो काला जादू करने में माहिर थी। कहते हैं कि उन तीनों ने काले जादू के बल पर न जाने कितनी बुरी आत्माएं अपने कब्जे में कर रखी थी। सभी आत्माओं ने अपना वास बिल्लियों के रूप में उस घने पेड़ पर बना रखा था। अचानक एक दिन जगमोहन के घर पर आग लग गई और जगमोहन और उसकी दोनों बेटियां जलकर राख हो गई। लेकिन उनके मरने के बाद भी लोगों ने उस मकान में जगमोहन और उसकी बेटियों को आते जाते देखा था। उनके खौफ की वजह से काला चौक में रहने वाले सभी लोग अपने मकान खाली करके भाग गए थे। शायद मेरे परिवार वालों की दुआएं मेरे काम आई थी। उसके बाद मेरी उस भूतिया घर से अपना सामान लाने की हिम्मत भी नहीं हुई और सब कुछ छोड़कर मैं अपने शहर वापस आ गया और महीनों बीमार पड़ा रहा। लेकिन मैं आज तक इस रहस्य को नहीं समझ पाया कि आखिर वो सब कौन थे और उन्होंने मुझे इतने दिन तक जिंदा क्यों रखा। कहते हैं कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य रहते हैं, लेकिन आज भी जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो डर से मेरा रोम रोम सिहर उठता है। दोस्तों, ऐसी हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हॉरर नाइट्स विद अमित डियोनी। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको पॉडकास्ट पसंद है, ऑडियो स्टोरीज पसंद है तो डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।